क्षेत्र वाले ब्राज़ील में कम जनसंख्या के कारण खेती के लिए पर्याप्त श्रमिक नहीं है। कनाडा और अमेरिका में भी श्रम बल की कमी है, लेकिन भारत के पास सब कुछ है। 140 करोड़ की आबादी यानी 280 करोड़ काम करने वाले हाथ है। भारतीय बुद्धिमत्ता के बल पर ही अमेरिका की सिलिकॉन वैली, लंदन, यूरोप और कनाडा आगे बढ़े हैं। यहाँ पर्याप्त सूर्य प्रकाश, अनेक ऋतुएं, सैकड़ों नदियाँ, लंबा समुद्री तट, उपजाऊ भूमि, हरे भरे खेत, घने जंगल, समृद्ध खनिज भांडार और हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत है। एक और रेगिस्तान तो दूसरी ओर कश्मीर, शिमला की बर्फ। प्रकृति ने सब कुछ भर भर कर हमें दिया है, फिर भी हम इन देशों से गरीब और पिछड़े क्यों हैं? सामाजिक, आर्थिक और मानव विकास सूचकांक से लेकर हैप्पीनेस रिपोर्ट तक हम पीछे क्यों हैं? दोष प्रकृति में नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और सक्षम नेतृत्व की कमी में है। इन देशों में धर्म को व्यक्तिगत माना जाता है। ऊपर जिन देशों का मैंने उल्लेख किया है, उन देशों में धर्म को व्यक्तिगत विषय माना जाता है और राजनीति से अलग रखा जाता है। विविधता में एकता और सामाजिक सौहार्द को प्राथमिकता दी जाती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून है और उसका सख्ती से पालन होता है। मीडिया सरकार से शिक्षा, बेरोजगार और उद्योग जैसे विकास के मुद्दों पर जवाब मांगती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पर दबाव रहता है और जाति, धर्म या रंग के आधार पर भेदभाव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होती है। जबकि हमारे यहाँ टीवी पर धार्मिक विवादों पर बहस होती है, लेकिन व्यापार समझौते जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। राजनीति में हिमुमम भापा नामक मानसिकता हावी हो चुकी है। ये हिमुमम भापा क्या है? तो हिमू मतलब हिंदू मुसलमान, मम माने मंदिर मस्जिद, भापा माने भारत पाकिस्तान। इन मुद्दों में जनता को उलझाकर वास्तविक विकास से ध्यान हटाया गया है। भारत में जाति व्यवस्था से समाज को हजारों भागों में बांट दिया। मूल रूप से जातीय व्यवसाय आधारित थी, लेकिन समय के साथ समाज में विभाजन गहराता गया। आज कई लोग पारंपरिक व्यवसाय नहीं करते, फिर भी जातीय पहचान से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इतिहास बताता है कि भारत कभी सोने की चिड़िया था, इसलिए शक, हुन, मुगल और अंग्रेज यहाँ आए और हमें लूट कर चले गए। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत धीरे धीरे प्रगति कर रहा था और 2010 तक विकास के संकेत भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद कई नीतियों के कारण विकास की गति प्रभावित हुई। मुफ्त योजनाओं की राजनीति। राजनीति में मुफ्त योजनाओं का चलन केवल चुनावी राजनीति नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन गया है। मुफ्त राशन, बिजली, भत्ता, चिकित्सा मुफ्त, यात्रा मुफ्त आदि योजनाएं जन कल्याण से अधिक वोट बैंक की राजनीति बनती जा रही है। सरकारी खजाने में बड़े आर्थिक घाटे बन रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और युवा वर्ग अवसरों के बजाय अनुदानों की प्रतीक्षा में खड़ा है। क्या हम आत्मनिर्भर पीढ़ी बना रहे हैं या मुफ्त पर निर्भर मानसिकता? जिन देशों को उद्योग और रोजगार बढ़ाने चाहिए, जिस देश को उद्योग और रोजगार बढ़ाने चाहिए, वह मुफ्त योजनाओं में उलझा है। अर्थव्यवस्था श्रमिकों, किसानों, करदाताओं और उद्यमियों के परिश्रम, बुद्धिमत्ता और पसीने से चलती है, लेकिन मुफ्त की संस्कृति समाज को काम से दूर कर रही है। ग्रामीण भारत सबसे अधिक प्रभावित है। खेती लाभदायक नहीं, सुविधाओं का अभाव है और गांव खाली होते जा रहे हैं। चुनाव आते ही योजनाओं की बारिश होती है, लेकिन यह स्थायी विकास नहीं, बल्कि अस्थायी आकर्षण है। योजनाएं बंद होते ही लोगों की स्थिति फिर कठिन हो जाती है। लोकतंत्र की संस्थाओं पर विश्वास कमजोर होता दिखाई दे रहा है। जब जनता प्रश्न पूछना बंद कर देती है और केवल मुफ्त लाभ देखती है, तब लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। भारत एक बड़े आर्थिक संकट के कगार पर खड़ा है। विकास से अधिक मुफ्त योजनाओं को महत्व देने वाला देश धीरे धीरे भीतर से कमजोर हो जाता है। यदि देश को बचाना है तो मुफ्तखोरी राजनीति का अंत और सक्षम नेतृत्व का उदय आवश्यक है, अन्यथा भारत का पतन तय है, केवल तारीख तय करना बाकी है। धन्यवाद। तो दोस्तों, बातें ऐसी हैं कि कल से जो हमारा बातें चली और आखिरी हम लोग यहाँ बैठे किस लिए, मैंने जैसा कि कल आपसे चर्चा की और आज भैया साहब को जानबूझकर बताना चाहूँगा
कि देखिए उनको भी पता है, आप सब लोगों को पता है कि 1980 से मैं किसान संगठन से जुड़ा रहा, शेतकरी संगठन के साथ में 14 साल मैं शरद जोशी के साथ में काम किया। बाद में कलम हाथ में लेके लिखने का काम करता हूँ, आंदोलन भी छेड़ता हूँ, किसान ब्रिगेड के भी स्थापना कर दिया। और 1980 से तो अभी 2025 यानी 45 साल का ये पूरा का पूरा खेल रहा, लेकिन उसके बावजूद परिस्थितियाँ सुधरने के बजाय खराब होते जा रही है। कल मैंने इसके बारे में बोला कि भाई देखिए ऐसा है कि अगर हम लोग सुधर रहे हैं तो उसके कुछ मापदंड तय करने चाहिए। अगर हम परिस्थिति सुधर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें, डेफिनेशन क्या है कि यस वी आर इम्प्रूविंग। तो जैसे मैंने कल बताया था कि अकोला के अंदर सिर्फ गिने गिने डॉक्टर थे, 10 डॉक्टर थे 1960-65 के ज़माने में। 2 दवा की दुकानें थी, जनता स्टार मेडिकल और संजीवनी मेडिकल, और 10 डॉक्टर थे जिनके नाम अभी भी मैं आपको गिनवा सकता हूँ। आज अकोला में कम से कम 1000 डॉक्टर है और एक डॉक्टर के पीछे 2 दवा की दुकान है, यानी 2000 दवा की दुकान है। 2 पुलिस स्टेशन थे, सिटी कोतवाली रामदासपेट पुलिस स्टेशन, और 2 पुलिस स्टेशन के जगह पे आज 12 पुलिस स्टेशन थे अकोला में और 40 पुलिस की चौकियां बनी है। उसके बाद में अगर देखे जाए तो जो कोर्ट थे, छोटे से कोर्ट थे, अभी आप जाके देखो नागपुर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, अकोला में भी 3 बिल्डिंगें नहीं बनी है। हर जिले के बिल्डिंगों का यही परिस्थिति है। मेरा कहना है कि ये प्रगति है या अधोगति है। दुनिया में ऐसे कई देश है कि जहाँ पर उन्होंने जेल खाने बंद कर दिए क्योंकि क्राइम नहीं है, क्राइम नहीं तो पुलिस नहीं है, और पुलिस नहीं है तो कोर्ट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो प्रगति है, हम अधोगति की ओर बड़े तेजी से जा रहे हैं। मैं ये समझ सकता हूँ कि सैन्य बल बढ़ाना एक बार मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हमारी प्रगति देख के हमारे अब आजू बाजू के जो देश है हमें लूटने आएंगे। आखिरी लूटते किसको है? जिसके पास पे संपन्नता है उसको लूटते हैं, भीख मंगों को कोई लूटता नहीं। आइए आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए भाई साहब। हमारे सिपा के अध्यक्ष आए हैं कल, अनफॉर्चुनेटली उनका एक छोटा सा हादसा हुआ, लेकिन हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम वो काफ़ी इंजोर होने से बचे। रेलवे में से उतरते उतरते गिर गए। आइए आइए आइए, बैठिए। हमारे इसमें कहते हैं कि क्या म्हणते ते, जीवावर आलं होतं परंतु ते थोडक्यात निभावलं, तशातलं काल त्यांचं झालं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जिस तरीके से पूरे देश की हालत हो रही है, तो ये हम लोग अधोगति की ओर जा रहे हैं। और पिछले 40-45 साल में खेती के बारे में लड़ते लड़ते परिस्थितियाँ सुधरने के बजाय और ख़राब होते जा रही है। वो पॉलिटिक्स के कारण हो रही है, किसानों के कारण हो रही है, कीमत के कारण हो रही है। तो आखिरी ये अभी 45 साल लड़े और आगे 45 साल लड़ने की मेरी हिम्मत नहीं है, ना मेरी आयु रहने वाली है। लेकिन ये भी हमको ढूंढना पड़ेगा कि गलती कहाँ हो रही है। अगर हम लोग सारे प्रयत्न यानी अच्छी तरह से कर रहे हैं, हमारी क्या बोलते हैं बुद्धिमत्ता और हमारे इरादे नेक है, उसके बावजूद भी अगर उसमें कुछ फर्क नहीं हो रहा है, तो ये बात डेफिनेट है कि हमारा रास्ता गलत हो गया है। डेफिनेटली वी हैव अडॉप्टेड अ रॉन्ग वे, रास्ता गलत हो गया है। तो रास्ता अगर गलत हो गया है तो ठीक है, रास्ता बदल लेंगे, वापस निकलेंगे, जहाँ जाना है वहाँ पहुँचेंगे। तो वही हमारा आज का हिसाब से सारा का सारा प्रयास उसी तरीके से है। और उसी के हिसाब से जो अभी पहुँचे हम, खेती हमारी बहुत ज़्यादा खर्चीली हो गई है, खर्चीली एक तरफ हो गई है, और उसके बाद में उसको जो मिलने वाली आमदनी है वो कम होते जा रही है। और कल ही मैंने ये बोला था, इसके बारे में एक्सप्रेशन दिया था कि हमें खेती में करना क्या है, हमको प्रोडक्शन करना है या प्रॉफिट कमाना है, उत्पादन करना है, उत्पादन बढ़ाना है, उत्पन्न बढ़ाना है। तो किसान को तो उत्पन्न बढ़ाना है, उसको मुनाफा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। हमको ये हमारा लक्ष्य ही नहीं है और हमारा काम ही नहीं है। फूड सिक्योरिटी ये हमारा काम नहीं है, दैट इज़ द गवर्नमेंट ड्यूटी, दैट इज़ द गवर्नमेंट ड्यूटी। तो इसीलिए हमारा जो पहले स्लोगन था फूड सिक्योरिटी फर्स्ट, हमारा सिफा का, वो हमने, हमारे अध्यक्ष आए हैं तो अभी उन्हीं के सामने उनको भी बताया था कि इनकम सिक्योरिटी फर्स्ट, ये अपन ने पहले किया है। इनकम सिक्योरिटी फर्स्ट, किसान को अगर इनकम नहीं मिले क्यों खेती करेगा। और आज के घड़ी में हमारे देश के अंदर की परिस्थिति है ऐसी, हमारे महाराष्ट्र की अगर देखे जाए तो करीब करीब 4500 गाँव
2022 में महाराष्ट्र के अंदर 3000 भूतिया गांव थे, 3000 भूतिया गांव, और 3000 में से करीब करीब 2750 गांव अकेले विदर्भ के थे और 250 गांव बचे हुए महाराष्ट्र के थे। आज 2025 का जब मैंने आंकड़ा निकाला, वो 3000 गांव 4500 पे पहुंच गए पालेकर साहब, और 4500 में से 4000 गांव अकेले विदर्भ के हो गए। क्यों हो रहा है? क्योंकि खेती में कोई रहना नहीं चाहता। आखिरी खेती बसी कहाँ? खेती बसी आपने बोला कि जहाँ पानी था वहाँ खेती बसी, पंछी भी वही उसका निहार कर। तो जहाँ खेती थी, जहाँ पानी था, नदी के किनारे पे सारे गांव बचे और सारा ये चालू हुआ। लेकिन जो जिसके कारण बसे कि ये खेती में से मुझे प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट स्लोली, जैसा हवा में का अगर ऑक्सीजन निकल गया है एक आधे रूम में का, तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता या वहाँ रह नहीं सकता। उसी तरीके से अभी गांव खेड़ों के अंदर कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ भी करो खेती के अंदर बहुत ज़बरदस्त क्रॉपिंग होती है, लेकिन वो लॉस की क्रॉपिंग होती है, सुसाइड की क्रॉपिंग हो रही है। तो वो हिसाब से सारी बातें हमको सोच के ये सब करना पड़ेगा। और इसका लिए फिर अभी करना क्या है, आखिरी ने रास्ता क्या अपनाना पड़ेगा? तो रास्ता बस अभी जो दिखने वाला रास्ता है वो यही है कि खेती में होने वाला जो खर्चा है वो कम करो, उसके बाद में वैल्यू एडिशन करो, जो भी उत्पादन करते हो उसको, उसके बाद में ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक, वो कहने का मतलब जहरीला बिना जहरीला या कुदरती नॉन कुदरती, जो भी लेबल लगाना है वो तो डिसाइड करेंगे, उसका कोई सवाल नहीं। ये लेबल लगाने के लिए गवर्नमेंट को कंपलसरी करना पड़ेगा। और ये विदेश में है, माल जो बिकता है वो उसी से तरीके से बिकता है विदेश में, हमारे भारत में नहीं बिकता। लेकिन और उसमें भारत में ये है कि अगर हमको कुदरती या ऑर्गेनिक माल बेचना है तो हमको बहुत झंझटी करनी पड़ती है। 2-4-5 साल से हमने ऑर्गेनिक मिशन खोल के रखा, हमें मालूम है उसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हमारे को। और एक आधा आदमी अगर जहर बेचता है तो उसके लिए कोई बंदिशें नहीं है हमारे देश के अंदर। तो ये सारी बातें हैं। तो उसके बाद में जो भी ये बनाएंगे उसका वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करना पड़ेगा, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न करना पड़ेगा, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। जो गवर्नमेंट फोकट में बांट रही है वो नहीं उगाने का ये कसम खानी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे, या फिर गवर्नमेंट को ये बोलना पड़ेगा भाई आपको बांटना ही है ना, देना ही है ना, गरीबों को दो बिल्कुल, लेकिन पैसा दो डायरेक्ट डीबीटी से उनके खाते में। एक क्यों आप भिकार चोट उनको 125 रुपये का गेहूँ 125 रुपये का चावल दे रहे हो? 250 रुपये बांटने के लिए गवर्नमेंट 400 रुपये खर्चा कर रही है उसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो उससे बेटर है कि आप 1000 रुपये उनके खाते में डीबीटी में दे दो, 50 उसके पास में जाएगा तो मेरे पास में। आज हम उगाते हैं और गवर्नमेंट 85 करोड़ लोगों को 85 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में दे रही है तो मेरे पास में ग्राहक बचे ही ना। मेरे ग्राहक को अगर गवर्नमेंट फोकट दे रही है वो मेरे पास में क्यों आएंगे? तो ये सारी बातें तय करके हमको आगे जाना पड़ेगा। और बाकी के भी जो विकल्प है इसके अंदर के कि खेती में फिर क्या करना है, वन खेती करनी है, महागुनी लगानी है कि चंदन लगाना है, कि या फिर दूसरे ये चीज़ें लगानी हैं, या दुनिया जो कर रही है वो हिसाब से जाना है। क्योंकि अभी फ़िलहाल में हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट ये आ गया है कि हमारे आदरणीय 56 इंच के सीने वाले मोदी जी ने पूरे विश्व को, अमेरिका को हमारा देश पूरा खोल दिया है। 0% ड्यूटी से हमारे पास में अब माल आने वाला है, 0% ड्यूटी से। और उसमें भी जहां हम माल बेचते थे जिनको, जैसा हमारा कपास हम अभी तक के बांग्लादेश को बेचते थे, सबसे बड़ा ग्राहक था, तो अभी उनको छूट दे दी है कि अगर अमेरिका वालों ने उनको बोला है कि अगर आप कपास हमसे खरीदोगे तो आपका कपड़ा हम हमारे देश में 0% में आने देंगे। और भारत तो कपास उनसे खरीदने वाला नहीं है क्योंकि हमारे पास में सरप्लस चल रहा है, तो नेचुरली हमको वहाँ 18% माल लगेगा। तो इसलिए सारा का सारा जो इकोनॉमिक्स है और जो ये है सारा बदलते जा रहा है, पूरे दुनिया का जो सिस्टम है वो चेंज होते जा रहा है। ऐसे परिपक्ष के अंदर और हमें अगर अमेरिका माल भेजना है जो 3% में जाता था वो अभी 18% हमको लगने वाला है वहाँ पे। तो ये सारी बातें राजनीति की भलाई हो, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है हमारे डेली जो वर्किंग है या हमारा जो सिस्टम है वो उसको इफेक्ट करने वाली है। तो नेचुरली ये सारे परिपक्ष के अंदर हमें कुछ पॉलिसी यहाँ डिसाइड करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। और पालेकर जी से मैं बोलता हूँ कि उन्होंने जो विषय चालू किया था वो विषय वो कृपा करके पूरा करें। उसके बाद में फिर हम लोग कुछ प्रश्न अगर किसको पूछना है उसके ऊपर कुछ दिल में अगर किसी की शंका रहती है तो वो शंका वो हम लोग पूछेंगे। वो निश्चित रूप से मुझे खात्री है वो उसका समाधान करेंगे और उसके बाद में हम लोग उसका एक पेपर बनाएंगे आज।
उसके बीच में हमारे कुछ साथी जो है उनकी कुछ ट्रेन वगैरह है तो वो जाना चाहते हैं, जाना पड़ेगा तो वो ठीक है, वो जा सकते। लेकिन आज यहाँ पे हम लोग पूरा आज का समारोह